हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। हालांकि मैंने आपको लास्ट डे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताया था, लेक्चर 1 में ही बताया था फर्स्ट डे, बट फिर भी थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे मेन पॉइंट क्या थी बच्चे? तो पहला पॉइंट तो यही था कि सिर्फ एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, राइट। ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड। ओके, इसके बाद से सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, गैमेट या फिर सेक्स सेल हम बोल ले, ये फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट क्या होता है, सेक्स सेल क्या होता है, क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, कहाँ इम्पॉर्टेंट होता है, वो सब हम लोग आगे बात करेंगे। क्योंकि आपको इतना तो पता है कि गैमेट का फॉर्मेशन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि गैमेट क्या होता है एंड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, राइट। फिलहाल तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। थर्ड नंबर, क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये सिर्फ लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ओके, जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि आपने डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता है कि लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ। ओके, तो जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं दैट मीन्स कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर मल्टी सेलुलर में भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब हुआ या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें प्रोकैरियोट्स भी आ जाएंगे। ओके, या फिर अगर हम लोग यूकैरियोट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हो। ओके, इन्हीं में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चौथी बात क्या थी, इनमें वेरिएशंस जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेशन के बाद पाए जाते हैं, बहुत कम ही वेरिएशंस इसमें हो दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं कम वेरिएशंस? क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही पेरेंट होता है, राइट। तो डीएनए का कॉपी तो सिर्फ एक ही पेरेंट से हो पाता है, इस वजह से वेरिएशंस बहुत कम होते हैं। दैट मीन्स रिजल्ट क्या होता है, इवोल्यूशन बहुत कम दिखाई देता है इन ऑर्गेनिज्म में। ओके, चलिए अब आज हम पढ़ने वाले हैं कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है, यानी कि सिंगल पेरेंट किस तरीके से अपने ही जैसे बहुत सारे क्लोन्स को जन्म देता है। क्योंकि आपको पता है कि एक दो क्लोन को तो जन्म देता नहीं है, बहुत सारी संख्या में देता है। एंड हाँ, मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा भी था क्वेश्चन कि आप मेरे को बताओ कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में इतने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स को क्यों प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनमें से बहुत सारे बचते हैं, बहुत सारे तो डेड हो जाते हैं, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से। तो इस वजह से ज़्यादा अगर इनकी पॉपुलेशन होगी तो उनके सर्वाइवल के ज़्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, इस वजह से अपनी पॉपुलेशन को ही बहुत ज़्यादा कर लेते हैं इंक्रीज, ताकि अगर इनमें वेरिएशंस ना भी हो, कम भी हो, तभी भी अनफेवरेबल कंडीशन में भी कुछ तो इनमें से पॉपुलेशन बच जाए। ठीक है, तो इनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ पाए, इस वजह से ये ज़्यादा अमाउंट में ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। ओके, हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे और बातें करेंगे, बट यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में जस्ट बता दिया, क्योंकि आज हमको एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करनी है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट मेरे को बतानी थी वो ये थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही बॉडी पार्ट से, यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो या तो यूनिसेलुलर होगा, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही सेल होंगे, या फिर अगर ये मल्टी सेलुलर है भी तो इसमें एक से ज़्यादा सेल्स होने के बाद भी ये सिंपल है। सिंपल ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ टिश्यू लेवल का होगा, या हो सकता है कि थोड़े बहुत ऑर्गन्स आ गए होंगे। ओके, तो इसमें होता क्या है ना कि बॉडी जो एक से इनकी बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है, वो एक लेवल तक मेच्योर हो जाती है, उसके बाद से ये खुद ही डिवाइड हो जाती है। इनकी जो बॉडी है वो खुद ही डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होकर के या तो 2 3 4 5 या फिर बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अपनी बॉडी को डिवाइड करता है, राइट, तो इसके बारे में ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे कोई एक मेथड नहीं है कि भाई एक ही मेथड है, इसी तरीके से जो है बॉडी का डिवीजन होता है एंड ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग वेज हैं अपनी बॉडी को डिवाइड करने का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वेज जो है वो अपनाते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ना, आज हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ नाम बता देती हूँ ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें से पहला तो है फिजन, राइट। पहला वे क्या है, फिजन, बहुत फेमस है। ठीक है, लेकिन फिजन भी ना दो तरीके का होता है। पहला तो होता है बाइनरी फिजन, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ बेटा, ये समरी एक तरीके से आप कह सकते हो इस पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैं आपको बता रही हूँ। एंड ये हो जाएगा मल्टीपल
फिजन, राइट। ओके, ये क्या होता है इसके बारे में तो हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे ही, बट मैं थोड़ा सा आपको समरी बता देती हूँ कि लोग पढ़ने क्या वाले हैं। चलिए, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप हुआ ये फिजन। उसके बाद से फिजन के बाद से फ्रेगमेंटेशन। फिजन के बाद से क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, ये सब हम लोग बाद में बात करेंगे, राइट। फ्रेगमेंटेशन के बाद से आता है रीजनरेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है रीजनरेशन, ओके। रीजनरेशन के बाद आता है बडिंग। क्या आता है? बडिंग, ओके। उसके बाद से बडिंग के बाद से आता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। बडिंग के बाद से आता है स्पोर फॉर्मेशन, ओके। एंड द लास्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। तो ये आपको 6 वेज जो है पढ़ने हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बट वो आपको फिलहाल नहीं पढ़ने हैं। 10th क्लास में 6 वेज पढ़ने हैं, राइट। अभी यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी 2 तरीका होता है। पहला तो होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल, जो हमने अभी सीखा है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल हमारे साइंटिस्ट का ये कमाल है। चलो, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो हम लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 6 टॉपिक जो है वो कवर करना है। 6 वेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कवर करना है। तो एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है कि फ्रेगमेंटेशन कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है, राइट। मतलब कि फ्रेगमेंटेशन वे ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में होता है, और आप डायग्राम बना करके एक बार जरा सा एक्सप्लेन कर दो। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड मोस्टली यही पूछा जाता है कि लाइक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, स्पाइरोगाइरा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, राइट। तो उस स्पाइरोगाइरा में कौन सा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है, ओके। प्लेनेरिया एक दूसरे टाइप का ऑर्गेनिज्म है, तो प्लेनेरिया में कौन सा टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो रीजनरेशन होता है, ओके। उसी तरीके से बडिंग इन ईस्ट होता है, ठीक है ना। ईस्ट जो है उसमें बडिंग होता है, हाइड्रा में भी बडिंग ही होता है, ओके। तो इस तरीके से ना आपको बस एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। अभी मैं एग्जाम्पल्स इसलिए नहीं लिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको डायग्राम्स वगैरह समझा दूंगी, प्रोसेस समझा दूंगी, तब फिर हम लोग लास्ट में वापस से ये ना, ये जो समरी है ना, ये मैंने जो समरी अभी बनाया है, ठीक है, तो इस समरी को मैं लास्ट में वापस से बताऊंगी, ओके। तो चलो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो फिजन हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है कि फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखो इसने पहले ही कह दिया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम यहाँ पे बात करेंगे। हालांकि बहुत सारे आपको प्रोसेसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें कि हम लोग सिंपल मल्टीसेलुलर की भी बात करेंगे, तो जो कि हम लोग बाद में, अभी तो फिलहाल यूनिसेलुलर की ही बात कर लेते हैं। से यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जैसे जैसे अंडरलाइन करती हूँ वैसे वैसे आप समझते जाना एंड अपने बुक में भी अंडरलाइन कर लेना। पहले वीडियो देख लो, उसके बाद वापस से अपना बुक पढ़ना एंड वहाँ पे वापस से अंडरलाइन करना, ओके। देखो बेटा, आपको लग रहा होगा कि आज मैम बुक से क्यों पढ़ा रही है, तो इसलिए पढ़ा रही है ना क्योंकि इसमें बुक में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्सुअल में बहुत कुछ है बताने के लिए, तो मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ, बट वो आपके आउट ऑफ सिलेबस चला जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने इन ऑर्गेनिजम्स को कभी देखा नहीं है ना, यूनिसेलुलर है तो ऑब्वियसली नहीं देखा है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप बोर ना हो और बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ में आ जाए सारी बातें ना। इस वजह से मैंने आपके बुक का सहारा लिया है, ओके। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बुक का सहारा कम लेंगे, है ना। मैं पहले आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपना नोट्स दूंगी एंड उससे एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम लोग बुक से भी पढ़ेंगे, ओके। क्योंकि बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है ना आपका, बहुत बेस्ट लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से स्टडी कर लो। हाँ, तो हम कहाँ थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन होता है, इसी को कहा जाता है फिजन, ठीक है। एक ही तो सेल ही होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो एक ही सेल होता है, ये सेल डिवाइड होता है, इसी को कहते हैं फिजन। फिजन मतलब टूटना, ठीक है। फिजन मतलब होता है टूट जाना। अच्छा, लेट्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, इनका जो बॉडी है मतलब इनका जो सेल है, सेल ही तो बॉडी है, वो जब टूटता है ना, फ्यूजन होता है ना उसमें, तो उससे नया इंडिविजुअल बन जाता है, ओके। मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फ्यूजन हैव बीन ऑब्जर्व। अच्छा, इस फ्यूजन में भी पैटर्न पाया जाता है, लाइक एक तरह का फ्यूजन ये हो गया, ठीक है ना, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना। एक हो गया ये वर्टिकली हो गया, ये हॉरिजॉन्टली हो गया, राइट। एक हो गया कि आप किसी भी प्लेन से उसको डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे पैटर्न्स पाए जाते हैं फिजन के भी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, मेनी बैक्टीरिया
ऑल बैक्टीरिया नहीं, मेनी बैक्टीरिया। ओके, एंड प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोन्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना साइड में, आपके बुक में थोड़ा सा स्पेस होता है तो वहाँ पे लिख लेना। प्रोटोजोन जो है ना, पहला होता है आपका अमीबा, ओके, एंड दूसरा होता है पैरामीशियम, राइट। और भी होते हैं बट यहाँ पे आपने इन दोनों नाम को सुना होगा 9th क्लास में, इस वजह से मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है, ये सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इसमें क्या होता है, किस तरीके से फ्यूजन होता है, तो जस्ट इनका जो बॉडी होता है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है, 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब भी इनके बॉडी में सेल डिवीजन होती है तब। ओके, और सेल डिवीजन होगी कब, तो जब बॉडी मेच्योर हो जाएगा, राइट। इन ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा, the splitting of the two cells during division can take place in any plane। देखो यहाँ पे प्लेन की बात आ गई ना, ये पैरामीशियम है, ठीक है ना। मोस्टली क्या होता है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टली जो है ये डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से डिवीजन हो जाता है, ओके। बट अमीबा में क्या होता है कि किसी भी प्लेन से डिवीजन हो सकता है। पैरामीशियम में तो जस्ट इसी तरीके से डिवीजन होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते डिवाइड, ओके। बट यहाँ पे अमीबा में क्या होता है ना कि आपको तो पता है कि अमीबा का बॉडी फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, आप किसी भी तरीके से बॉडी को बना सकते हो। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे सेल का डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना, एट एनी प्लेन। बट पैरामीशियम में ऐसा नहीं हो सकता, पैरामीशियम में जस्ट हॉरिजॉन्टली ही बॉडी डिवाइड होती है, राइट। आपको समझ में आ गई बातें, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। हाउएवर मतलब फिर भी, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो somewhat more organization of their body such as in लिस्मानिया। लेकिन अगर हम किसी और ऑर्गेनिज्म की बात करें, लिस्मानिया भी हालांकि यूनिसेलुलर ही है, तो यहाँ पे इसके बॉडी में थोड़ी सी और खासियत पाई जाती है, जो कि इसका जो बॉडी होता है ना वो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका बॉडी कैसा होता है, विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो विप मतलब चौड़े, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ विप लाइक स्ट्रक्चर ना, चौड़ा चौड़ा है ना स्ट्रक्चर इसका लास्ट में। तो देखो यहाँ पे जो विप लाइक स्ट्रक्चर होता है एट वन एंड ऑफ द सेल, यहाँ पे लास्ट में सेल, ये पूरा का पूरा बॉडी एक सेल है एंड लास्ट में ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस वजह से यहाँ पे भी क्या है ना, यहाँ पे भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन चूंकि अलग तरीके की है इसमें, इस वजह से यहाँ पे भी क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली सॉरी यहाँ पे वर्टिकली जो है सेल का डिवीजन होता है। देखो वर्टिकली डिवीजन हो रहा है ना, इस तरीके से यहाँ पे बीचों बीच डिवीजन हो रहा है ना वर्टिकली। लेकिन पैरामीशियम में क्या है, हॉरिजॉन्टली हो रहा है। लिस्मानिया में क्या है, वर्टिकली डिवीजन हो रहा है। अब एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ पे मैं इरेज कर देती हूँ, ओके। बट अमीबा में तो चूंकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरीके का है ही नहीं, वो तो कोई सा भी शेप बना दो अमीबा ही होगा, तो इस वजह से ये किसी भी प्लेन पे डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे देखो मैंने अमीबा का फिगर बना रखा है, ये अमीबा है आपका, ये न्यूक्लियस अमीबा का। तो देखो यहाँ पे न्यूक्लियस पहले डबल होता है, आपने पढ़ा था 9th क्लास में, ये न्यूक्लियस पहले डबल होता है, उसके बाद इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म आ जाते हैं एंड फिर बाद में जाकर के साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है, राइट। एंड देखो ये 2 बन जाते हैं, बाइनरी फ्यूजन मतलब 2, बाइनरी मतलब 2, ठीक है, बाई मतलब 2 होता है। तो जहाँ पे भी बाइनरी फ्यूजन आएगा मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म टूट करके 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। तो बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा बेटा, तो सबसे पहले तो हो जाएगा यहाँ पे बैक्टीरिया एंड दूसरा प्रोटोजोआ। अगर प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ में भी अमीबा, प्रोटोजोआ में भी अमीबा एंड दूसरा पैरामीशियम। ये मैंने किसका फोटो यहाँ पे बनाया है, पैरामीशियम का, ओके। एंड तीसरा क्या हो जाएगा, लिस्मानिया। तीसरा क्या हो जाएगा, लिस्मानिया। लिस्मानिया भी प्रोटोजोआ ही है, ओके। लिस्मानिया में इस तरीके से होता है डिवीजन, ये वर्टिकली होता है एंड यहाँ पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टली होता है एंड अमीबा में किसी भी प्लेन में हो सकता है। इस तीनों में यही डिफरेंस है। आपको एग्जाम्पल आई होप याद हो गया होगा। हालांकि हम एग्जाम्पल्स का लास्ट में चैप्टर के एंड में, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड में एक समरी बना लेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी होगा, राइट। अभी तुम सीख रहे हैं ना जस्ट, ओके। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर डायग्राम बनाने की बात है ना, तो यहाँ पे अमीबा का डायग्राम बनाने आ सकता है कि बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा आप डायग्राम बनाओ, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, इस वजह से आप जरा सा याद रखना। लिस्मानिया का डायग्राम नहीं पूछा जाता है, राइट। एंड ये पहले के एनसीईआरटी में था भी नहीं, अभी जस्ट ये इंक्लूड करा है नया एनसीईआरटी में। एंड ये पैरामीशियम जो है इसका तो डायग्राम एनसीईआरटी में अभी भी नहीं है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे अपनी तरफ से डाला है आपको दिखाने के लिए, जस्ट ये पैरामीशियम होता कैसा है, ओके। देखो यहाँ पे पैरामीशियम में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना किनारे किनारे, ये सीलिया है, आपने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, ठीक है। एंड लिस्मानिया में देखो ये लंबा सा होता है, ये फ्लैजिला है, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो
बाइनरी फिजन अकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया, लिस्मानिया की बात कर रहा है, डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है। तो कैसा होता है भाई, तो इस तरीके का लिस्मानिया होता है। तो यहाँ पे, अरे मैंने फिगर गलत बना दिया, इस तरीके से ये होता है लिस्मानिया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकली जो है यहाँ पे डिवीजन हो जाता है। ओके, चलिए अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, कुछ और भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर को ही सिंगल सेल बोलते हैं। जैसे कि मलेरियल पैरासाइट जो कि है प्लाज्मोडियम, याद रखना प्लाज्मोडियम ना मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है। आपका जो मॉस्किटो है ना, उस मॉस्किटो के जो उसका पैर होता है उसमें ये प्लाज्मोडियम चिपक जाता है, ठीक है ना। और ये प्लाज्मोडियम चिपक जाने से जब वो मॉस्किटो किसी को काटता है तो यही प्लाज्मोडियम ब्लड के थ्रू किसी अदर इंसान के बॉडी में जब एंटर करता है तो उसको मलेरिया कॉज हो जाता है। ओके, तो ये प्लाज्मोडियम जो है ना डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल फिजन की बात आ गई ना। मल्टीपल फिजन का मतलब है कि इस प्लाज्मोडियम की जो बॉडी है वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करेगी, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो गई तो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो जाएंगे। इसी वजह से ये प्लाज्मोडियम जो है बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है। और हमारे बॉडी में जब मलेरिया कॉज होता है ना, तो प्लाज्मोडियम के का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आरबीसी का नंबर घट जाता है। ओके, चलिए फिर आपको याद रहेगा कि मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वही मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट, राइट। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिस कर दी, ये पहले वाले स्लाइड में यहाँ पे दिया हुआ था लिस्मानिया जो है कालाजार जो है कॉज करता है। कालाजार एक तरह का बुखार होता है, फीवर होता है, जो कि लिस्मानिया की वजह से ही कॉज होता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में पूछा तो नहीं जाता है 10th लेवल पे, बट फिर भी अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना। जानकारी होने में कोई बुराई तो नहीं है ना बेटा। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे ऐड किया हुआ एनसीईआरटी, जो कि यहाँ पे इसको ऐड करना नहीं चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ईस्ट। ईस्ट के बारे में सुन लो खास बात, ठीक है। ईस्ट से अल्कोहल बनता है, सबसे पहली बात आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाया गया है, राइट। मैंने तो अभी नहीं पढ़ाया है रेस्पिरेशन चैप्टर, बट मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के बाद से मैं लाइफ प्रोसेसेस भी पूरा पढ़ाऊंगी। हालांकि लाइफ प्रोसेसेस में मैंने ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन पढ़ा रखा है, ठीक है, बट मैं स्टार्टिंग से फिर से उसको पढ़ाऊंगी। तो वहाँ पे आपको बताया गया था रेस्पिरेशन में कि ये जो ईस्ट है ना, ये अल्कोहल को फॉर्म करने में हेल्प करता है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, बिना ऑक्सीजन का ही रेस्पिरेशन कर लेता है। और उससे भी खास बात है, ये ईस्ट जो है ना एक फंगस है, ठीक है। ईस्ट जो एक फंगस है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। ईस्ट जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब आप बोलोगे कि फंगस तो मल्टी सेलुलर होते हैं, तो ईस्ट क्यों नहीं है, ईस्ट तो एक फंगस है, बट फिर भी ये मल्टी सेलुलर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि फंगस ग्रुप में ईस्ट जो है एक सिंगल ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर है। ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ईस्ट इज एक्सेप्शन ऑफ फंगस, ठीक है ना। ये मल्टीसेलुलर नहीं होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। तो ध्यान में रखो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ईस्ट मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है। तो लोगों को लगता है कि ईस्ट तो फंगस है और फंगस तो मल्टीसेलुलर होते हैं, नहीं, ये यूनिसेलुलर है। और इसका यूज़ क्या है, ये अल्कोहल बनाने में यूज़ होता है, क्योंकि ये बिना ऑक्सीजन का भी रेस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। ओके, इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे जब हम मैं रेस्पिरेशन आपको पढ़ाऊंगी ना, तब लाइफ प्रोसेसेस में। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट आउट सम स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। अब यहाँ पे ईस्ट की कहानी ये बता रहा है कि ईस्ट किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ईस्ट के बारे में जानना ठीक नहीं है ना, क्योंकि इतना तो तय है कि ईस्ट जो है वो फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन नहीं करता है, ना बाइनरी ना मल्टीपल। तो जिस तरीके से ये करता है तो वो हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बर्डिंग में बात करेंगे। बर्ड, यहाँ पे बर्ड लिखा हुआ है ना, स्मॉल बर्ड्स, यानी कि बर्डिंग जब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल प्रोडक्शन में ही, तो वहाँ पे हम लोग ईस्ट के बारे में बात करेंगे, राइट। ओके, आपको समझ में आ गया, फिजन समझ में आया। फिजन के बारे में मैंने क्या बताया है, फिजन दो तरीके का होता है। पहला होता है बाइनरी फिजन, जिसमें कि दो पार्ट में ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाते हैं, एंड यहाँ होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल माने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो पहला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है ना।
एक्चुअली नहीं, कुछ नहीं, मोस्टली बैक्टीरिया, ठीक है ना, मोस्टली मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, प्रोटोजोआ एग्जाम्पल है दूसरा, ठीक है। प्रोटोजोआ में भी क्या कौन कौन सा, तो प्रोटोजोआ में पहले अमीबा, उसके बाद से पैरामीशियम एंड तीसरा लिस्मानिया, ठीक है ना। ओके, तो ये आप याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मल्टीपल फ्यूजन में क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, जो कि मलेरिया कॉज करता है, राइट।